स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज फिर आपके बीच लेके आ गया हूं मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन एपटेक पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं। एपटेक पैटर्न मतलब अभी जो संस्था हमारे एग्जाम बना रही है मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, तो वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, सबके पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो उसका क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन को वो पसंद करता है एग्जाम में पूछना, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम सीरीज में कवर करने वाले हैं। यानी हाल ही में जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आरक्षक का कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसके भी क्वेश्चन हम देखेंगे और आबकारी के जो पेपर हुए थे उसके भी क्वेश्चन देखेंगे और तमाम ऐसे एग्जाम जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज मैं आपके बीच फिर से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो अच्छे क्वेश्चन आए थे और जो आपके पेपर में आने की संभावना है वो लेकर आया हूं और इसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। तो जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो उस क्लास को भी देखें, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन हमने किए थे और कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं और साथ में उनका हल कैसा लगा है और आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीख पाए हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 120 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और 2025 का हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन को पार कर रही है। तो जब भी ट्रेन को पार करती है आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई रेलगाड़ी को पार करती है तो वह अपनी लंबाई तो चलती ही है, साथ में जिस रेलगाड़ी को पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर भी उसको चलना पड़ता है। यानी कि अगर हम बात करें कि ट्रेन को चलना कितना है, तो एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, चाहे वो समान दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जाएं, इन दोनों की लंबाई को हमें प्लस कर लेना है। तो ये हमारी लंबाई आ गई 300 मीटर। यानी कि जैसे ही ट्रेन 300 मीटर चल जाएगी तो यह कहा जाएगा कि ट्रेन को पार कर गई है। ठीक है ना? और अब यहां आ जाते हैं चाल पे। उनकी जो चालें हैं वो क्रमशः ये हैं। तो चाल है हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरे की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना? अब ये चल कैसी रही हैं? तो ये चल रही हैं विपरीत दिशा में। तो आपको चालों को कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। यानी चालों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब दो वाहन, दो रेलगाड़ियां समान दिशा में जाती हैं, समान दिशा में मतलब कि एक ही दिशा में जा रही हैं, तब उनकी चालें घट जाती हैं। लेकिन जब वो दोनों विपरीत दिशा में आती हैं, यानी कि आमने सामने से आती हैं, तो चालें जुड़ जाती हैं। तो अभी आ रही हैं विपरीत दिशा से, तो जब विपरीत दिशा से आती हैं और इसका फर्क सिर्फ और सिर्फ पड़ता है चाल पर। किस पर पड़ता है? चाल पर। यानी विपरीत दिशा में जाते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं और समान दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं, लेकिन इनकी लंबाई हमेशा जुड़ती है अगर ये एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो। ठीक है ना? चलिए, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो यहां आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब हमें जाना है 300 मीटर, हमें जाना है 300 मीटर, लेकिन हमारी रेलगाड़ी चल रही है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें इसको पहले चाल को बदलना होगा, यानी 90 किलोमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो गुणा कराते हैं 5/18 का, 5/18 का, 18 एकम 18 पंचे 90, 50 25। तो ये हमारी चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 5/18 क्या है? ये 5/18 क्या है? तो चालें आपको दो प्रकार से देखने को मिलेंगी, किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड। ये बड़ी चाल कहलाती है, ये छोटी यूनिट कहलाती है, छोटी यूनिट वाली चाल। जब बड़े से छोटे की तरफ जाओ तो छोटी संख्या का गुणा करा देना, यानी कि 5 का, और नीचे आ जाएगा 18। आपको 5 और 18 याद करना है। लेकिन अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो आपको गुणा कराना है बड़ी संख्या का। 5 और 18 में बड़ा कौन है? 18।
और 5 आ जाएगा नीचे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बना रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर रखिए यानी कि 5 और 18 रखिए नीचे, यानी 5/18 का गुणा कराइए। और अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं तो आपको गुणा कराना है बड़ी संख्या का और 5 को नीचे रखना है यानी कि 18/5 का। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो हमारी चाल निकल के आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें कितना जाना है, हमें जाना है 300 मीटर। 300 मीटर कवर करना है किस चाल से, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो 25 के हिसाब से जाना है तो 300 मीटर जाना है, 25 के हिसाब से भाग करा दीजिए, समय निकल के आएगा। 25 के जितने हिस्से होंगे वही हमारा समय है, हिस्से मतलब भाग। तो 25 एकम 25 हो गया, बच गया 5 हो गया 50, 25 दूनी 50 यानी कि 12 सेकंड लगेंगे। तो 12 सेकंड ही हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आप कर पाते हैं तो वीडियो को रोक के कर सकते हैं। चलिए एक संगीत शिक्षक ने अपने मित्र से 8200 रुपए की राशि 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली। तो इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में। 3 वर्षों के बाद उसने यह राशि अपने मित्र की चैरिटी को 280 रुपए के छोटे से दान के साथ वापस चुकाई। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं कि इसको ब्याज कितना लगा। पहले उसने ब्याज भी दिया है, उसके बाद 280 रुपए का दान भी किया है। तो पहले हमें वो जब चुकाने जाएगा तो वो पहले तो मूलधन देगा, इस पर जो ब्याज मिला है वो देगा और साथ में जो उसने ये दान दिया है वो भी देगा। तो हमें ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज हमें लग रहा है 6.5% 1 वर्ष का। ये लिखा है वार्षिक मतलब 1 वर्ष। हमें देना कितना है 3 वर्ष का। तो 1 साल का 6.5% है तो 3 साल का हो जाएगा 6×3=18 और आधा आधा करके हो जाएगा 1.5 यानी कि टोटल हो जाएगा 19.5%। यानी कि हमें जो ब्याज देना है वो 19.5% देना है। अब 8200 का 19.5% निकालना है। अगर आप वैसे निकाल रहे हैं गुणा भाग करके तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सोचना है कि अगर हम इस 8200 का कितना निकाल लें 20% निकाल लें तो किसी भी संख्या का, जैसे हम इसका 20% निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 20% निकालना आसान होता है। कैसे आसान होता है, किसी भी संख्या का 10% चाहिए है तो पीछे से एक शून्य हटा दो। तो 8200 का 10% होगा 820, तो 20% हो जाएगा 820 दूनी 1640। लेकिन हमें 20% नहीं चाहिए साहब, हमें तो चाहिए है 19.5% यानी 19.5%। तो भाई ये 20% आ गया है, आधा परसेंट इसमें से निकाल दो। तो सर आधा परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 1% निकालना भी आसान होता है। किसी भी संख्या का 1% चाहिए है तो पीछे से 2 शून्य हटा दो। 10% चाहिए है तो पीछे से 1 शून्य हटा दो अगर है तो, और अगर 1% चाहिए है तो पीछे से 2 शून्य हटा दो। तो 8200 का 1% होगा 82, 1% 82। तो 1 का आधा चाहिए हमें, तो 1% 82 है तो आधा परसेंट होगा 41। इसमें से ये 41 खत्म कर दो, यहां आ जाएगा 1599। बोलो बात सही है। तो 1599 हमें लग जाएगा ब्याज। अब हम जो है चुकाने गए तो हम कहेंगे पहले पकड़ो अपने 8200 और 1599 आपका हो गया ये ब्याज, जो कि हमें टोटल देना था 6.5 के हिसाब से 3 वर्ष का 19.5%। मैंने आपको ब्रेक करके तोड़कर, मतलब कैसे तोड़ कर निकाल सकते थे वो मैंने आपको सिखाया। और साथ में आपको देना है 280 रुपए का दान। इतनी राशि आप वहां देने गए हैं तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 8 17, यहाँ 1 5 और 4 9 और 1 10, यहाँ 1 8 और 2 10 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 10,079। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है ना। तो कैसे 6.5% के हिसाब से कैसे करना है ये मैंने आज आपको सिखाया है। तो ये अपने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन था। चलिए, विद्यालयी खेलों में उपयोग की जाने वाली एक गोलाकार रबर की गेंद का व्यास 21 सेंटीमीटर है। उसकी सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। सतह का क्षेत्रफल यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो गोलाकार रबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होगा, यानी कि उसका जो फार्मूला है वो होगा 4 पाई आर वर्ग। और मैं आपको बता दूं जहां जहां पाई आता है, तो पाई को सॉल्व करने के बाद जब आप
कोई आंसर लिखेंगे तो वो आंसर 11 का गुणज होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाई का मतलब होता है 22/7। अब 22 किससे कटता है? 11 से। तो हमारा जो आंसर होगा वह 11 का गुणज होगा। किसका गुणज होगा? 11 का गुणज होगा, अगर पूरा पूरा 22 नहीं कटता है तो, है ना। यानी कि यहां इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 4 गुणा पाई का मतलब आएगा 22/7। आर मतलब होता है त्रिज्या, तो यहां दिया है देखो व्यास, यहां दिया है क्या? व्यास। हम सभी जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, यानी कि आर। तो हमें आर ही चाहिए है, तो ये व्यास है यानी 21, 21 का आधा यानी 21/2। आर का वर्ग है तो हमें लिखना पड़ेगा 2 बार 21/2। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको काटा, 7 तिया 21 हो गया, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से 2 जाएगा। तो यहां जो भी आंसर आएगा 22 गुणा 3 गुणा 21 होगा। 22 मतलब 11। 22 किसका गुणज है? 11 का। तो जो 22 का गुणज है वो 11 का भी गुणज होगा। तो हमारा आंसर जो भी होगा, जहां जहां पाई है वहां 22 होगा, और जहां 22 है वहां 11 भी होगा, क्योंकि 22 11 से कटता है। तो हमारा आंसर 11 से कटेगा। क्या ये 11 से कटता है? तो 11 एकम 11 बच गया, 2 हो गए 25, 11 दूनी 22 बचे 3। क्या 30 11 में आता है? नहीं आता, ये नहीं कटता। 11 एकम 11 और 11 की विभाजिता का नियम आता है तो और अच्छा है। अब वो लगा लेना, 11 एकम 11 बच गया 3, 30, 11 दूनी 22, 8 बचा, हो गए 80। क्या 11 के पहाड़ी में 80 आएगा? नहीं आएगा। 11 एकम 11 बच गया, 2 हो गया 28, 11 दूनी 22 बचा 6, 60 आएगा 11 के पहाड़ी में? नहीं आएगा। बचा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर है। आप गुणा करने से बच गए, और मैं तो कहता हूं कि आप फॉर्मूला लिखने से भी बच गए। बस आपको मालूम होना चाहिए क्या यहाँ पे पाई का इस्तेमाल है। अगर पाई का इस्तेमाल है तो हमारा आंसर जो भी होगा वो 11 से कटेगा। अगर आपको 11 का नियम आता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि एक एक अंक को छोड़ के आपको जोड़ना होता है, जैसे 5 और 1 6, और यहाँ 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 6 और 3 का डिफरेंस लो, कितना आया? 3 आया। या तो यहाँ 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए, तो संख्या 11 से कटती है। और अगर 11 का भी गुणज नहीं आता है तो थोड़ी देर बाद मतलब आराम से सीख लेना। और अभी आप देखो कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है। तो एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 बच गया, 2 हो गए 28, 11 दूनी 22 बच गए 6, 11 6 66। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा कराने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एक व्यक्ति 20,000 रुपए उधार देता है, जिसमें कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर और बाकी राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। वर्ष के अंत में दोनों भागों से कुल ब्याज 4370 रुपए प्राप्त होता है। 4370 रुपए प्राप्त होता है। अब हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दर दी है वार्षिक, ये भी दर है वार्षिक यानी 1 साल की, लेकिन हमें ब्याज जो कुल पर ब्याज दिया है, कुल पर जो ब्याज दिया है हमें वहां की दर चाहिए। वहां की हमें क्या चाहिए है? दर। ठीक है ना। तो दर कैसे निकलती है? दर भी वार्षिक होती है। तो वार्षिक दर कब निकाल पाओगे? जब वार्षिक ब्याज मालूम होगा। यानी कि यहां आप देख रहे हैं कि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का जो ब्याज दे रखा है वह कितना है? 4770। 4770। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 की वैल्यू चाहिए है, तब कराते हैं भाग, यानी कि 4770 भागित कराएंगे 3, 3 से काटना है। 3 एकम 3 बचा 1 हो गए 17, 3 5 15 बचा 2 27, 3 नाम 27, शून्य का शून्य। 1590 रुपए वार्षिक ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज। अब हमें तो बनाना है दर, तो दर कैसे बनाते हैं वो भी सीखो। 1590 रुपए का हमें मिला है ब्याज, और किस पे मिला है? कुल पर, कुल राशि। यहां देखो कुल ब्याज, और कुल उसने कितना इन्वेस्ट किया था? 20,000, यानी कि 1590 20,000 पे ब्याज मिला है। 20,000 पे बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। ये निकाल दी हमने दर। कौन सी दर निकाल दी सर? 2 प्रकार की दर हमारे पास ऑलरेडी है। उसने 2 हिस्से किए थे, एक हिस्से को 6% पर, एक हिस्से पर 9% पर, और दोनों से मिला के जो ब्याज मिला है वह मिला है 4770। तो ये हमें 4770 नहीं चाहिए, हमें कुल दर ही चाहिए। तो दर होती है वार्षिक। 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का 1590 होगा, यानी कुल पर, कुल मतलब 20,000 पर उसे हर साल 1590 रुपए का ब्याज मिलता है। इसी बात को हमें प्रतिशत में चाहिए है, तो बोलना है बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। अगर आपस में कटता है तो इसे हमें काट देना है, यानी कि हम बोलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य,
यहाँ एक शून्य से एक शून्य चला जाएगा। अब हमें देख रहा है कि 2 से नहीं कट रहा है तो मत काटो। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एलिगेशन। यहाँ पे आप देख लो, चलो यहीं पे देख लेते हैं। एलिगेशन मतलब 2 हिस्से किए, एक दिया है 6% पर और एक दिया है 9% पर, और दोनों से कुल जो ब्याज मिला है वह मिला है 159/20। 159/20% प्रतिशत बन गया, क्योंकि हमने 100 से गुणा करा दिया था। लेकिन प्रतिशत कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत प्रतिशत सब जगह से कट गए। अब क्या करना है सर, हमें ये बटे की संख्या परेशान कर रही। परेशान क्यों कर रही? क्योंकि हमें एलिगेशन यहाँ से लगाना है, तो इसको हल करने में यहाँ पे दिक्कत होगी। तो पहले ये बटे का 20 खत्म कर दो। कैसे होगा बटे का 20 खत्म? सब जगह 20 का गुणा करा दो। अगर इन तीनों जगह में से बटे में कोई संख्या है तो नीचे की संख्या को हटाना है, तो उसी का गुणा सब जगह करा देते हैं। सब जगह हम करा देंगे 20 से गुना। 20 से गुना होगा क्या? ये 20 से 20 यहाँ पे कट जाएगा और हमारे नए आंकड़े तैयार हो जाएंगे। हम बोलेंगे 20 छऊ यानी यहाँ पे आ जाएगा 120, 20 नम्मा यहाँ आ जाएगा 180 और यहाँ पे आ गया 159। तो ये होता है एलिगेशन, ये होता है एलिगेशन। इससे हम अलग अलग कर सकते हैं कि कितने पर कितने, यहाँ पे जो अनुपात आएगा वह है मूलधन का आएगा। मूलधन का ही क्यों आएगा? क्योंकि हमें दी है दर, हमें दी है दर, ब्याज की दर, और ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर। ब्याज की गणना किसके आधार पर होती है? मूलधन के आधार पर, इसलिए यहाँ पे आएगा मूलधन। तो 180 और 159 का अगर हम डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 21, और 120 और 159 इस तरीके से क्रॉस में हमें अंतर लिखना होता है। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39। यहाँ जो बीच में संख्या होती है इससे एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या? अंतर। अगर ये आपस में कटता है तो काट दो, जैसे 3 से जाएगा 7 बार, 30 आते 21, और ये आ जाएगा अपना 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 13। तो 7:13 हमारे अनुपात आ गए किसके? मूलधन के। ये 6% वाला था और ये 9% वाला था, साइड आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो ये यहाँ 7 इन्वेस्ट किया है, ये किसका अनुपात है? मूलधन का। ये मूलधन का अनुपात है ना? यहां लिखेंगे 7, तो मूलधन का अनुपात है 7:13। तो यहाँ टोटल आ जाएगा 20। अब 20 की वैल्यू 20,000 है। 20 की वैल्यू, कुल मूलधन कितना है? 20,000। उनके हिसाब से 20,000, हमारे हिसाब से कुल मूलधन है 20। गुणा चाहिए क्या? प्रत्येक पर दी गई राशि चाहिए। तो 6% वाला निकाल लो, तो 6% पर कितने रुपए दिया था? 7। ये क्या है? 7। 7 की वैल्यू चाहिए है। 20 से 20 जाएगा एक बार, 3 शून्य के 3 शून्य, 1 गुणा 7 कराएंगे तो 6% वाला 7,000 है, तो 13% वाला 13,000 होगा, क्योंकि टोटल हमने 20,000 इन्वेस्ट किया था। 20,000 में से 6% वाले को 7,000 दे दिया तो बचा गया था ना 13,000। 13,000 दिया होगा 9% पे। तो आपको इस तरीके से करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। इस मेथड को एलिगेशन बोलते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या पहले मुझसे पढ़े हैं तो आपको एलिगेशन पता ही होगा, या जहां भी आपने सिलेबस किया है तो एलिगेशन आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पे हमने फाइनल दर निकाल ली थी, कुल मिला के दर, तो 159/20 आई थी। इसको हमने और हल नहीं किया था, हमने यहाँ पे जो 20 था उस 20 को सब जगह गुणा करा के खत्म कर दिया था, और नए जो रेशियो आए थे, नए जो आंकड़े आए थे उससे हमने अनुपात निकाल लिया था। 6% वाले मूलधन का अनुपात 7 है, 9% वाले मूलधन का अनुपात 13 है। कुल मूलधन हो गया 20। उनके हिसाब से कुल मूलधन 20,000 है, अपने हिसाब से 20, किसी एक को निकाल लो। तो हमने 6% वाला यानी 7 की वैल्यू निकाल दी, 7,000 आ गया। 6% पर 7,000 दिया तो बचा कितना? 20,000 में से 7,000 इन्वेस्ट हो गया है तो 13,000 बचा, तो 13,000 9% वाले को दिया होगा। तो आंसर है 7,000 और 13,000। चलिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अब आया है तो भाई मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, चाहे वो आसान हो या कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो या मॉडरेट हो, है ना? चलिए, एक पेन की अंकित कीमत 20 रुपए है। अंकित कीमत, अंकित मूल्य की बात कर रहा है। हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है। सर ये अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे आप एक दुकानदार हैं, आप 100 रुपए में एक पेन खरीद के ले आए, फिर आपने इस पे एक चिट लगा दी और उस पे लिख दिया कि पेन 150 रुपए का है। कोई ग्राहक आपके पास आया और उसने देखा कि भाई पेन तो 150 रुपए का है, आपसे पूछा भाई साहब पेन कितने का है, तो आप कहेंगे उस पे लिखा है 150 रुपए का है। वो बोलेगा कोई डिस्काउंट, तो आप कहेंगे ठीक है आप 20 रुपए कम दे दो। तो आपने पेन बेचा कितने में? 130 में। तो जो रेट आपने इस पेन पर लिखा था वही आपका अंकित मूल्य है।
अंकित जो हम करते हैं, मार्केट प्राइस जो बनाते हैं कि बताएंगे ग्राहक को ये, लेकिन जब वो डिस्काउंट बोलेगा तो हम इस पर डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, जिस पर डिस्काउंट मिलता है वही अंकित मूल्य कहलाता है, यानी मार्केट प्राइस। तो 20 रुपए है, 5% की छूट के बाद बेचा जाता है, तो 20 रुपए पे 5% का डिस्काउंट मिल गया। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, किसी भी संख्या का आपको जैसे 5% निकालना है तो पहले आप 10 निकाल लो। 20 का 10% निकालना आसान है, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, हम 10 निकाल लेंगे, वैल्यू को आधा करके बता देंगे। तो 20 का 10% होता है, देखो 2। अब जब 10% 2 है तो 5% कितना होगा, तो ये 10 का आधा है, इसको भी आधा कर दो, यानी कितना होगा 1। तो सिर्फ 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है, यानी पेन उसे पड़ गया है कितने का, 19 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, वो भी बिना पेन चलाए, ठीक है ना। नंबर तो आपको मिलना ही है, चाहे वो आसान सा क्वेश्चन हो या फिर कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक। चलिए, एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक नियमित षटभुज है, एक नियमित षटभुज है। षटभुज समझते हैं, ये जिसकी 6 भुजाएं हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। उतना परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो ज्यादा ही बेकार बन गया, यहाँ पे इस तरीके से छोटा बनाते हैं, शायद आप समझ पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है, तो ऐसा इस तरीके से ये हमारा 6 भुजा, षट मतलब होता है 6 भुजाओं वाला मतलब कोई आकृति है जो इसका क्या है, आधार। तो जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये है 5 5 5 5 5, देखो हो गई ना 6 भुजाएं। तो जो समषटभुज होता है उसका हमें क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो समषटभुज अलग से कुछ नहीं होता है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके के आपको 6 त्रिभुज दिखेंगे। एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा, पांचवा, और ये हो गया हमारा छठवा। तो इसके अंदर समषटभुज मतलब 6 त्रिभुज। और कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो हमें समषटभुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। सर क्यों मालूम होना चाहिए, तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है कि कभी भी आयतन बोले तो आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। और ये प्रिज्म का है, कोई भी प्रिज्म हो, तो घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, एक प्रकार के प्रिज्म ही है। प्रिज्म का मतलब जैसे सिक्का लिया, सिक्के के ऊपर ढेर सारे सिक्के जमाते गए, तो ये बनेगा तो एक आकृति लेगी बेलन की, तो ये बेलन भी है और इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म। लेकिन अगर कोई आकृति ऊपर से नुकीली टाइप की इस तरीके से हो जाती है ऊपर ऐसे, तो इसको बोलते हैं पिरामिड। और पिरामिड के जितने भी आयतन होंगे, जितने भी पिरामिड होंगे, अगर उनका आपको आयतन चाहिए है तो उसके आगे आपको सिर्फ 1/3 जोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आयतन हो गया। हमने देखा क्या ये प्रिज्म है तो बस हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर ये पिरामिड है तो आगे 1/3 जोड़ देना है। फिलहाल बात हो रही है प्रिज्म की। अब उसने हमें बताया इसका आधार क्या है, समनियमित षटभुज, यानी कि समषटभुज। षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्यों, क्योंकि आधार पे तो इसके क्या बन रहा है, षटभुज, तो हमें चाहिए आधार का क्षेत्रफल। आधार पे बना है षटभुज, षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो षटभुज जो है, षटभुज क्या है, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। षटभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a का वर्ग, a मतलब भुजा का वर्ग। और ऐसे कितने त्रिभुज है इसके अंदर, 6, तो गुणा 6, ठीक। ये हो गया हमारा समषटभुज का क्षेत्रफल, नियमित षटभुज का क्षेत्रफल। और गुणा कराना है इसमें ऊंचाई, गुणा कराना है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, और ऊंचाई है हमारी कितनी, 10। यहाँ a वर्ग का मतलब क्या है, a वर्ग का मतलब है भुजा से इसकी हर एक भुजा कितनी है, तो यहाँ इसकी हर एक भुजा हमें दे रखी है कितनी है, 5 का वर्ग यहाँ पे लिखना है, 5 का वर्ग यहाँ पे लिखना है। अगर ये कटता है तो हमें काट लेना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप समझे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, मैंने लिखा।
लेकिन ये समबाहु त्रिभुज नहीं था, ये षटभुज था। षट मतलब 6, तो षटभुज जो होता है उसके अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनते, इसलिए गुणा 6। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 5 वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 25 पंचे 125, 125 तिया 125 तिया हो जाएगा अपना 375, 100 तिया 325 तिया 75, और गुणा में आ जाएगा √3। उसने बताया है कि √3 का मान आपको क्या लेना है, √3 का मान आपको क्या लेना है, 1.732, इतना लेना है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? मैं आपको किसी भी प्रिज्म का फार्मूला याद नहीं करा रहा हूं, किसी भी पिरामिड का फार्मूला याद नहीं करा रहा हूं, बस आपको 2D के कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, उसके बेस पे मैं आपको पूरी 3D करा दूंगा। कभी भी आयतन पूछे आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर वो प्रिज्म है तो बस इतना ही छोड़ दो। अगर वो पिरामिड है, पिरामिड मतलब इस तरीके की कोई आकृति जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है, जैसे बर्थडे वाली वो हैट होती है जो अपन लगाते हैं, बर्थडे वाली टोपी जो होती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का है तो शंकु, लेकिन उसको आप क्या बोल सकते हो, पिरामिड। वो भी एक प्रकार का पिरामिड है क्योंकि उसका ऊपरी हिस्सा क्या है, नुकीला है। बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये चौकोर टाइप का डिब्बा, उसको क्या बोलते हैं, वो घनाभ तो है लेकिन उसको आप बोल सकते हो प्रिज्म। तो ये भी प्रिज्म है। नियमित षटभुज है, ढेर सारे षटभुज एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिज्म। और कैसा वाला प्रिज्म बोलते हैं, जिसका आधार षटभुज है। तो षटभुज मतलब त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 6 त्रिभुज। कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का वर्ग और ऐसे 6 है, गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार पे बना षटभुज, षटभुज का क्षेत्रफल लिखा मैंने, गुणा ऊंचाई, ये आया। अब इसको कराना है गुणा, इसको कराना है गुणा। अगर हम वहां गुणा कराने बैठते हैं तो हमें 5-7 मिनट लगेंगे और आंसर भी हमारा गलत ही आएगा, क्योंकि घबराहट में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अब करना क्या है सर, करना यह है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी मेथड सिखाता हूं। आपको इनका निकालना है अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, यानी कि जैसे 7 और 3 10 और 5 15, 15 आया ना, यहाँ पे 15 को भी आपस में जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6। तो क्या मैं यहां लिख दूं, यहाँ पे 6, इनके अंकों का योगफल मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 गुणा। और अंकों के योगफल में 9 का काम नहीं होता, जैसे ही 9 बने छोड़ दो, यानी कि 7 और 2 9 हमारे काम का नहीं है। 3 और 1 4, दशमलव विषमलव सब इग्नोर कर दो, दशमलव प्रतिशत आप छोड़ सकते हैं, कोई काम का नहीं है। 3 और 1 4, इनके अंकों का योगफल 7 3 10 और 5 15, 15 नहीं लिखना है, 15 को भी आपस में जोड़ दो, 5 और 1 6। 7 और 2 9 हमारे काम का नहीं है, शामिल करोगे तब भी 4 आएगा, नहीं करोगे तब भी 4 आएगा, चाहो तो चेक कर लो। 7 2 9, 9 और 1 10 और 3 13, 13 को आपस में जोड़ोगे, 3 और 1 4, इसलिए मैंने बोला कि 9 को आप छोड़ सकते हैं। 7 और 2 9 छोड़ दो, बचा 3 और 1 4, 6 चौके, यहां आ गया 24, गुणनफल क्या आ गया है, यहां लिख देते हैं 24। 24 को भी, इसका भी अंकों का योगफल निकाल लो, आएगा 6। यानी कि गुणा करने पे जो भी आंसर आएगा हमें नहीं मालूम, गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि आंसर जो भी होगा उसके अंकों का योगफल 6 होगा, उसके अंकों का योगफल 6 होगा। तो देखते हैं किसके अंकों का योगफल 6 है। 9 को हमें शामिल नहीं करना, हमने जस्ट अभी सीखा। 6 4 10 और 5 15, 15 मतलब आपस में जोड़ के देखो आएगा 6, इसका है, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी क्लियर नहीं करना है कि है ही। यहां देखो 5 और 4 9 काम का नहीं है, 6 और 1 7 आएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 0 जोड़ोगे तो 7 ही आएगा, इसका सम ऑफ डिजिट भी 7 है, सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग। 6 5 11, 11 मतलब 1 और 1 2, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो भी बिना गुणा किए। ताली बजाइए अगर आपको पसंद आया हो तो, ताली बजाइए अगर पसंद आया हो, खैर मत बजाओ, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। ये आपने एक हैवी कैलकुलेशन को तोड़ा है यहाँ पे, है ना। तो आप गुणा से बच गए, यहाँ पे कैसे बच गए, आपने सिर्फ इतना लिखा, सिर्फ अंकों के योगफल से। तो जो भी गुणनफल आएगा उसके अंकों का योगफल 6 होगा, इस तरीके से हमने सीखा। तो हमने सारे ऑप्शन चेक किए, इसके अंकों का योगफल 7 है, दशमलव को आप इग्नोर कर दीजिए, कोई काम का नहीं है। 5 और 2 7 आ गया यहाँ पे, 6 5 11 मतलब 1 और 1 2, एक ही ऑप्शन है जिसका अंकों का योगफल 6 है। 5 और 4, यहाँ देखो 9 हमने छोड़ दिया, 5 और 4 9 छोड़ दो, क्या बचा, सिर्फ 6, तो 6 ही हमें चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
सी एस इंग्लिश में लिख के दिया है, सी एस कर्व्ड सरफेस एरिया 462 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई के बारे में आपको बता रहा है। ये होता है शंकु, आपको बता देता हूं, ये हमारा शंकु है। इस तरीके की आपने बर्थडे पे वो जो कैप हेट होती है उसको आपने लगाया होगा। ये जो शंकु है एक प्रकार का, इसी से आप पिरामिड बोल सकते हैं। पिरामिड की आकृति भी इसी प्रकार की होती है। तो हमें क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो किसी भी आकृति का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए है, आप बोलो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार पे क्या बन रहा है, वृत्त, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। अब इसमें ऊंचाई तो ये कहलाती है, तो ऊंचाई का काम नहीं होता है, वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल चाहिए इसका, इसको ये वाली ऊंचाई शामिल करते हैं और इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको हम एल से लिखते हैं, यहां हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल लिखते हैं, जो कि हमें दे रखी है, कितनी है 14 है। तो 2 पाई आर गुणा ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे लेंगे एल। तो जो शंकु होता है या जो पिरामिड होता है, शंकु एक प्रकार से पिरामिड है, उसके वक्र पृष्ठ में आगे जोड़ते हैं 1/2, ठीक है ना। अगर प्रिज्म होता तो कुछ नहीं जोड़ना होता है, लेकिन अगर पिरामिड है तो शंकु एक प्रकार का पिरामिड है, उसके आयतन में आगे 1/3 जोड़ते हैं और वक्र पृष्ठ में आगे 1/2 जोड़ते हैं। बाकी तरीका क्या है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आयतन में बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और वक्र पृष्ठ में बोलते हैं आधार का परिमाप 2 पाई आर। आधार पे बना है वृत्त का परिमाप 2 पाई आर गुणा ऊंचाई नहीं, वक्र पृष्ठ में शामिल करते हैं तिरछी ऊंचाई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एल। और वक्र पृष्ठ के आगे 1/2 जोड़ते हैं, अगर ये ऊपरी हिस्सा नुकीला है तो 2 से 2 कट जाएगा, फार्मूला तैयार हो गया पाई आर एल। और पाई आर एल की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 462। तो हमसे क्या पूछी है, हमसे पूछी है त्रिज्या। यहाँ पाई का मतलब 22/7 हमें लेना है, आर का मतलब हमें पता नहीं है, आर ही हमसे पूछ रहा है, एल यानी तिरछी ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है 14 बराबर 462। काटा पीटी करेंगे, 7 से जाएगा 7 दूनी 14 हो गया, 22 से जाएगा 22 एकम 22, उस साइड लेके जा रहे। अगर आपको पक्षांतर आता है तो आप यहीं से भी काट सकते थे। आर बराबर 462 नीचे आ जाएगा, ये जो 22 इस साइड गुणा में था उस साइड जाएगा तो बटे में यानी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही 2 भी ऊपर है गुणा में है, उस साइड जाएगा भाग में यानी नीचे आ जाएगा। 22 एकम 22 दूनी हो गया, देखो 44, यहाँ बच गया अपना 2, 22 एकम 22। अब 2 से 21 में भाग देंगे तो यहाँ आ गया 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते की सुन रखा दशमलव हो गया 10, 2 पंचे 10 यानी 21 का जस्ट आधा 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। तो आप फार्मूला तो याद जैसे आपको है, पाई आर एल सभी जानते हैं, इसका वक्र पृष्ठ होता है, लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूं कि पाई आर एल बना कैसे है। तो शंकु ही एक प्रकार का पिरामिड होता है, कभी भी नाम सुन के घबराना नहीं है। पिरामिड जितने भी होते हैं उनके आयतन में आगे जोड़ना है 1/3, और आयतन सभी का लगभग समान होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऐसे ही वक्र पृष्ठ सभी का समान होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर पिरामिड है, ऊपरी हिस्सा नुकीला है, तो वक्र पृष्ठ में आगे 1/2 जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को 5:7 के अनुपात में वोट मिली। 2 उम्मीदवार हैं, एक को 5 वोट मिल रही हैं, एक को 7। हम सभी जानते हैं जिसको वोट ज्यादा मिलेगी वो जीत जाएगा। ये जीतने वाला है और ये हमारा हारने वाला है, जो व्यक्ति हार गया है। यदि विजयी उम्मीदवार को 10,759 वोट मिले तो जीतने वाले को उनके हिसाब से 10,759 वोट मिले। हमारे हिसाब से जीतने वाले को मिले हैं 7 वोट। गुणा चाहिए क्या है, तो उसके प्रतिद्वंदी को कितने वोट मिले, यानी कि जो दूसरा था विपक्ष में था, उसको कितने वोट मिले हैं, तो उसको 5 वोट मिले हैं। हम इसे ऑप्शन से करते कि मतलब हारने वाले को 5 वोट मिले हैं, तो जो भी आंसर होगा वह 5 का गुणज होगा। तो एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन गुणज हैं, तो कई बार हिट एंड ट्राई ऑप्शन वाली मेथड नहीं चल पाती है, तो हमें कई बार छोटे मोटे सवालों को हल करना पड़ सकता है। और इसको हम यहां से काटा पीटी करेंगे, 7 एकम 7 बच गया 3 हो गया 37, 7 पंचे 35, यहाँ बच गया अपना 2, 7 तिया 21 बचा 4 और हो गया 49, 7 सतैया 49, और इसमें इसका गुणा करा देंगे, 5 सत्ते 35, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 18,
एक 5 25 और एक 26, 2 5 एकम 5 और 2 7, तो 7685 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, सभी से बन गया होगा। चलिए, दो केंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त का वह चाप जिसकी लकीर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो देखो क्वेश्चन का लेवल, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो आपको इजी टू, मॉडरेट टू और आगे भी जाना पड़ सकता है। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, तो सिखाने का काम मेरा है। अब हाँ, एक और अच्छी बात है कि भाई किसी बच्चे ने बोला था कि सर पीडीएफ मिल जाएगी क्या, तो हाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पहली क्लास वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये जो मैं बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ विद सॉल्यूशन के आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आपको टेलीग्राम पर अपने चैनल को वो ज्वाइन कर लेना है और उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि यार क्वेश्चन है क्या। सिर्फ हल नहीं देखना होता है भाई, उसकी भाषा हमारे दिमाग में बैठ जाए, ये भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए, ये सिलेक्ट, चलिए एक और हमें वृत्त बनाना पड़ेगा, दो वृत्त बनाएंगे हम यहाँ पर, है ना। वाह, ठीक है, ये देखो परफेक्ट बन गया यहाँ पे। अब उसने हमें बताया है कि दो वृत्त हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझना है बात को। दो केंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मतलब उनके केंद्र एक ही हैं। अब जब केंद्र एक ही होंगे तो वो तो गोले के अंदर गोले, मतलब वृत्त के अंदर वृत्त ही होगा। बड़े वृत्त, अब हम सभी समझ गए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 28, क्योंकि यह ज्यादा है। अब इनका केंद्र होगा यहां, ध्यान से समझना बात को। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 28 है, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 30 है। बड़े वृत्त का वह चाप, चाप तो समझते हैं ना, जैसे मान के चलो ये आपका वृत्त है, अब आपने इसके बाउंड्री से कोई हिस्सा इतना काट दिया, इतना काट दिया, तो ये जो आप लाल रंग से देख रहे हैं हिस्सा, इसी को क्या बोलते हैं, चाप। ये क्या है, चाप। तो वो बोल रहा है बड़े वृत्त का वह चाप जिसकी लकीर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां देखो, अब वो लकीर और बता दूं मैं आपको, यहां चलो इसी रंग से देखते हैं, यहां ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक लकीर यहां से खींची है, और अगर यहां से और यहां से इसको काटेंगे तो आप ये निचला हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं यही है चाप। चाप ऐसा काटना है कि ये यहां से लेके यहां तक जो रेखा है वह रेखा अंदर वाले वृत्त को क्या करे, टच करे, स्पर्श करे, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। दो केंद्रित वृत्तों की त्रिज्या के एक ही केंद्र है, एक 28 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, एक 21 वाला, मतलब वृत्त के अंदर वृत्त है, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़े वृत्त से आपको एक चाप काटना है, लेकिन काटना ऐसे है, इतना बड़ा चाप काटना है, बड़े वृत्त का वह चाप जिसकी लकीर, तो इसकी लकीर ये है, ये यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे होंगे, दिख रही होगी आपको, यहां तक इस तरीके से लकीर खींचना है कि ये लकीर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो कर गई ना। अब आपसे पूछ रहा है उसकी लंबाई, उसकी लंबाई मतलब उस लकीर की लंबाई हमें बताना है, यानी इसकी लंबाई हमें यहां से यहां तक बताना है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन था।
अब लकीर की लंबाई हम बताएंगे कैसे, तो लकीर की लंबाई हम ऐसे बताएंगे, अगर हम यहाँ केंद्र से लकीर तक पे एक लंब डाल दें, तो यहां से यहां तक, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि केंद्र से लेके इस लकीर तक की जो मैंने लंबाई लिखी है, क्या यह अंदर वाले वृत्त की, छोटे वृत्त की त्रिज्या है? तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं। परिधि मतलब बाउंड्री। तो ये यहां से केंद्र हमारा ये है दोनों वृत्तों का, यहां से मैंने इस लकीर पे एक लंब डाला, और ये लंब कहां तक हमने डाला है? छोटे वृत्त की परिधि तक, क्योंकि ये जो नीचे की स्पर्श रेखा है यह इसको टच कर रही है, इसको, छोटे वृत्त को। तो इस केंद्र से यहां तक जो मैंने लंब डाला है, यही तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 21। हाँ सर, इतना तो हम समझ गए। दूसरी बात यहां देखेंगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिख रहा है आपको? यहां से लेके यहां तक, ये क्या ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी? क्यों होगी सर बड़े वृत्त की त्रिज्या? ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है। हाँ सर है, बड़े वृत्त की परिधि तक। तो बड़े वृत्त की परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी भी तो त्रिज्या कहलाती है, यानी ये हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि बन गया 90 डिग्री। तो हमें बताना है इसकी लंबाई, तो हम इसकी पूरी लंबाई नहीं बता सकते, फिलहाल आधी बता सकते हैं। आधी क्यों बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बन गया है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री बनता है तो या तो आप ट्रिपलेट से करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं आ रही है। 7 × 21, 7 × 4 = 28, 3 4 5, तो यहाँ ट्रिपलेट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 4 5 सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है ना? तो सबसे लंबी भुजा दे रखी है, यहाँ पे कोई ट्रिपलेट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री बन गया। हम इतनी भुजा निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि इस वाली भुजा को इस लंब ने 2 बराबर भागों में बांट दिया था, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो पहले हम इतना निकाल सकते हैं। यानी कि हम कैसे निकालेंगे? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बोलेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो हमें क्या क्या दिया है वो हमें सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है। कर्ण का वर्ग हमें दे रखा है, कितना है? 28 का वर्ग हमें दिया है। यहाँ लंब का वर्ग यानी 21 का वर्ग, और आधार हमें निकालना है, आधार का वर्ग हमें निकालना है, आधार हमें नहीं दिया है। तो 28 का वर्ग करेंगे 784 आ जाएगा, 21 का वर्ग करेंगे 441, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ऋण का हो जाएगा 441, सामने बचेगा आधार का वर्ग, और यहां से ये 2 की पावर आप हटाओगे तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। 784 में से 441 घटाना है, 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, 8 में से 4 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, तो अंडर रूट 343। अब आपको ये देखकर जरूर याद आया होगा, अगर आपको घन और वर्ग कुछ हद तक याद है, कि यह 7 का घन है। 7 का घन का मतलब, 7 का घन मतलब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 7 × 7 × 7। अब इसका बन गया है जोड़ा, तो ये चला जाएगा बाहर, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 7 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7। ये इतने की लंबाई है 7 अंडर रूट 7, और हमें तो बतानी है पूरी की लंबाई, तो जितनी ये है उतनी ही ये है, मतलब इसका जस्ट डबल 7 अंडर रूट 7 यहाँ है, तो इसको हमें कर देना है दुगना, तो ये लाइन पूरी हो जाएगी, तो आ जाएगा इसका दुगना, यानी कि 7 अंडर रूट 7 इतनी लंबाई है, इसको पूरा करना है तो इसको कर देंगे दुगना, तो आ जाएगा 14 अंडर रूट 7। क्या 14 अंडर रूट 7 इसमें दिया है? तो आप कहेंगे सर नहीं दिया है। अब क्या करना है? इसको और आगे सॉल्व करना है, यानी क्या हमें अंडर रूट 7 का मान निकालना पड़ेगा? नहीं, हम आइडिया लगा सकते हैं। अंडर रूट 7 मतलब 7 का वर्गमूल क्या होगा? तो 7 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल क्या होगा? तो 7 किसके वर्ग के पास है? 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, यानी इसका मान जो भी आएगा वो 2 और 3 के पास आएगा, 2 और 3 के पास आएगा। क्या आप ये जानते हैं अंडर रूट 9 का मान क्या है? भाई 3 है, सभी जानते हैं, यानी 9 का वर्गमूल। अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 इसका मतलब है 4, अंडर रूट 25 इसका मतलब है 5 होता है ना? आप कहेंगे जी सर, यानी हमें वर्गमूल बताना है, तो अंडर रूट 7 यानी 7 का वर्गमूल बताना है। तो 7 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें पता है कि ये 4 के वर्गमूल 4 के वर्ग से ज्यादा है, 9 के वर्ग से कम है। अगर यहाँ 9 होता तो हम चिल्ला के बोलते कि इसका अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3,
लेकिन ये 2 के वर्ग से ज्यादा है, 3 के वर्ग से कम है, तो यहाँ 2 और 3 के बीच की कोई संख्या आएगी, यानी 2.5 के समथिंग। और अगर मैं मान भी लूं कि यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा 3, तो अगर इसका मान ज्यादा से ज्यादा 3 अप्रोक्स ले लें और यहाँ 14 आएगा, तो 14 3 42 हमारा आंसर होना चाहिए। यानी हमारा आंसर जो भी होगा वो 42 से बड़ा नहीं हो सकता, 42 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा होगा 42 से छोटा ही होगा, 42 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो जो 42 से छोटा हो, तो ये 42 से बड़ा है, ये भी 42 से बड़ा है, ये भी 42 से बड़ा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37, 101%। क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 7 का मान निकालने में हमें वहां पे टाइम लगेगा, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 14 कुछ भी तो आ सकता है। तो ऐसे आइडिया एग्जाम में हम लगाते हैं। तो पहले हमने प्रोसेस को सीखा कि कहां से आएगा, तो इस तरीके से आएगा। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर बनाना है तो अच्छे लेवल से आपको सीखना पड़ेगा। इतना हमने सॉल्व किया, हमारा जो आधार निकल के आया 7√7 आया। इस आधार का जस्ट डबल ही ये स्पर्श रेखा है, तो 7√7 का हमने डबल किया, 14√7 हमारा आंसर है। ऐसा ऑप्शन हमें दिखा नहीं। √7 को हमने हल किया तो हमने आइडिया लगाया कि 7 जो है वह 4 के वर्ग, मतलब 4 के पास है और 9 के पास है। 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल जो भी होगा वो 9 से ज्यादा नहीं, मतलब 9 के वर्गमूल से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 3। तो हमने ज्यादा से ज्यादा 3 भी अगर ले लिया तो 14 3 42 आएगा। आंसर जो भी है वो 42 तो नहीं है, लेकिन 42 से छोटा है। तो एक ही ऑप्शन हमें 42 से छोटा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना। चलिए, एक डांस प्रशिक्षक ने अपने सहयोगी से 9,500 रुपए की राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने उधार की गई राशि के साथ साथ 350 की अतिरिक्त राशि अपने सहयोगी की चैरिटी को दान के रूप में दी। तो मैंने जस्ट अब भी ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है आज ही की क्लास में, आज की ही क्लास में। कहाँ है भाई क्वेश्चन? ये रहा, देखो ये वाला हमने क्वेश्चन किया था। सेम मूलधन है, दर भी है, ब्याज है, फिर उसके बाद दान किया था। और फिर से एक और ऐसा क्वेश्चन हमारे बीच में आ गया है। तो क्या मैं ये वाला, ये यहाँ पे देखेंगे, क्या मैं इसको आपको होमवर्क में दे सकता हूं? होमवर्क में दे सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर, आप इसे होमवर्क में दे सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तो आप मुझे ये भी पता चल जाएगा कितने बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, एक खेत में गाय और मुर्गियां हैं, कुल सिरों की संख्या 50 है और कुल पैरों की संख्या 140 है। वहां कितनी गाय हैं? तो हमसे पूछ सकता है, गायों की संख्या भी पूछ सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक पहेली टाइप का क्वेश्चन लगता है और कई प्रकार से सॉल्व होता है। जो इसकी सबसे बढ़िया मेथड है आज मैं वो आपको सिखाने वाला हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको 2 प्रकार के जानवर बताएगा, यानी कि जैसे एक क्या है, खेत में क्या है, गाय है, गाय, और क्या है, बकरी, बकरी नहीं है, मुर्गी है, मुर्गी, ये मुर्गी। क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन गाय के होते हैं देखो 4 पैर और इसके होते हैं 2 पैर। तो सिर तो सबके एक ही एक होते हैं। तो उसने बताया है कि कुल सिरों की संख्या क्या है, 50 है। तो सिरों की संख्या से मतलब है जानवर की संख्या। कुल जानवर कितने हैं, 50। इतना तो आपने कॉमन सेंस लगा लिया होगा। कुल कितने हैं जानवर, कुल जानवर, कुल पशु, ठीक है ना, कुल पशु जानवर जो बोल रहा है वो बोलो, कितने हैं, 50। ठीक है ना। अब अगर 50 ही जानवर, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिना पेन उठाए आप हमेशा इसका आंसर कर पाएंगे। अगर मैं कहता कि 50 जानवर हैं, 50 वहां पे पशु हैं, ठीक है ना, तो 50 ही जानवरों के अगर 2-2 पैर ही होते, जैसे 2 पैर, ये मैंने यहाँ पे पैर लिख दिए हैं, पैर, अगर इसके भी 2 पैर हैं, लेकिन गाय के 2 पैर नहीं है, इसके तो 4 हैं। ये क्या हम इसको 2 और 2 में तोड़ सकते हैं? 2 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबके 2-2 पैर होते, 2-2 पैर, 2 पैर मुर्गी के और 2 ही पैर गाय के, तो कुल पैर हमें कितने लग जाते भाई? 50 तो जानवर ही हैं, 50 जानवरों के 2-2 पैर अगर हम बांटते, सबको 2-2 पैर देते, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 100 पैरों की जरूरत पड़ती। बोलो हाँ, सही कहा ना मैंने। अगर जानवर 2-2 पैर वाले ही होते, जैसे कि मुर्गी है, मुर्गी के साथ आप बतख ले लेते, तो उसके भी 2 पैर, इसके भी 2 पैर। तो अगर हमें सिरों की संख्या मालूम होती कि 50 सिर हैं, मतलब 50 जानवर हैं, और हर एक जानवर के 2 पैर हैं, तो कुल पैरों की संख्या 100 ही होगी। 50 दूनी 100, लेकिन 100 पैर नहीं है यहाँ, तो 140 पैर हैं।
तो कितने पेयर हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, कितने पेयर हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 40 पेयर एक्स्ट्रा हैं। तो ये जो 40 पेयर एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा पेयर किसके हैं? गाय के हैं। क्यों? क्योंकि गाय के इससे एक्स्ट्रा पेयर हैं। और कितने एक्स्ट्रा पेयर हैं? 2। तो हर गाय के 2 पेयर एक्स्ट्रा हैं, तो 40 एक्स्ट्रा पेयरों को कितनी गाय में बांटा गया होगा? 2 के हिसाब से 2 से भाग करा दो, 2 20, तो 20, ये सीधी और सीधी गाय की संख्या निकल के आ गई। 20 गाय है, तो 50 तो जानवर ही थे। अब 50 में से 20 गाय हैं, तो 30 क्या होंगी? बकरी होंगी। 30 क्या होंगी? बकरी होंगी। तो जो भी पूछा हो बता देना कितनी गाय है। तो गाय की संख्या निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर डी, 20 गाय है। बात को समझे ना? क्या करना है? 4 पैर वाला और 2 पैर वाले जानवर के आधार पर ये वाला क्वेश्चन बनता है। कुल सिर कितने हैं? 50, मतलब 50 जानवर हैं। हर एक जानवर के 2-2 पैर ही होते तो 50 दूनी 100 पैर लगते, लेकिन पैर 140 है, मतलब 40 एक्स्ट्रा हैं। और ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से है? गाय की वजह से। तो हर एक गाय के पास कितने एक्स्ट्रा पैर हैं? 2। तो 2 से हमेशा भाग करा दो, सीधी गाय की संख्या निकल के आ जाएगी। 20 गाय 30 बकरी। बात समझे ना? तो ये है, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। उसका वक्र सतह क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? तो बेलन तो आप सभी समझते ही होंगे कि बेलन क्या होता है। ये होता है हमारा बेलन, और हमसे पूछा है वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो जब भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, आपको बोलना है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर शंकु या पिरामिड है तो उसके आगे 1/2 जोड़ देना। तो शंकु और पिरामिड में तिरछी ऊंचाई काम आती है, लेकिन बाकी जितनी भी आकृति हैं उनको आप प्रिज्म बोल सकते हैं। जैसे बेलन, घन और घनाभ, इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं, सिर्फ ऊंचाई काम आती है। सीधा बोलना है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई वक्र पृष्ठ में। तो आधार पे बन रहा है वृत्त, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ पूछे तो क्या बोलना है? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार पे बन रहा है वृत्त का परिमाप 2πr गुणा ऊंचाई, मतलब h। बस इस पे रख देना है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ फिर से पाई है, तो इसको हमें हल करना है। जैसे ही हम हल करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का गुणा जाएगा। क्या ये 11 से कटता है? 11 8 88 बच गया, 6 60 नहीं आएगा। 11 8 88 बच गया कितना? यहाँ पे 2 20 नहीं आएगा। 11 6 66 बच गया, 6 60 नहीं आएगा। 11 8 88, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो जहां भी पाई आता है उसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो 11 का गुणा जाएगा, क्योंकि पाई मतलब 22/7 और 22 किसका गुणा है? 11 का। ठीक है ना? अब रही बात हल करने की, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 2 यहाँ लिखेंगे 22/7। फार्मूला कैसे बनता है वो भी मैंने आपको सिखाया है, सीखने का प्रयास करना है। और r यानी कि त्रिज्या हमारी 10 है। ऊंचाई अगर यहाँ पे देखी जाए तो ऊंचाई है 14। ठीक है ना? 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 10 कराएंगे 880 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो चैनल पर जाएंगे और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कैसी आपको क्लास लगी और क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आए हैं। और जितना हो सके क्लास को शेयर करना है और अपने कोचिंग को सपोर्ट करना है, अपने चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।